अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मौत ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है और ज़िंदगी चाहे कितनी ही तवील और कामयाब और मसरूफ़ क्यों ना हो, बहरहाल मौत से जा मिलती है। पाकिस्तान के लिए ये दिन कुछ अच्छे नहीं है। पिछले हफ्ते हमने एक लॉस बर्दाश्त किया और एक अब उससे भी बड़ा लॉस हमें आज बर्दाश्त करना पड़ा है। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। जो उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं उनको सराहता है और यकीनी तौर पर उनका जो नाम है वो हमेशा जब तक पाकिस्तान है ता क़यामत इंशाअल्लाह उनका नाम भी ज़िंदा रहेगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर कर दिया। उनकी जो खिदमात हैं उनको तो हम खराज तहसीन पेश कर ही रहे हैं और उनका जो काम है उसको तो सारी दुनिया मानती है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी शख्सियत के भी बेहतरीन पहलू हैं जिसको अयां करने की बड़ी ज़रूरत है। और इसी हवाले से आज खुसूसी हमने नशिस्त तरतीब दी है। इमरान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं। साथ ही साथ आज हमें स्पेशली ज्वाइन किया SM डोगर साहब ने। आप मुसन्निफ़ भी हैं, मुहक़्क़िक़ भी हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब से करीबी ताल्लुक़ भी रहा है, उनसे काफ़ी मुलाकातें भी उनकी रही हैं, तो उनसे उनकी ज़िंदगी के हवाले से ख़ास तौर पे गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन पहले मैं ज़रा इमरान साहब की तरफ आऊँगी। इमरान साहब, बड़ा ये दुखी सा दिल है। पिछले हफ्ते हम उमर शरीफ साहब को याद कर रहे थे और हम कह रहे थे कि बहुत नुकसान हुआ, बड़ा कीमती असासा थे वो पाकिस्तान के, और आज ये अफसोसनाक खबर सुबह सुनने को मिली। बड़ा दिल दुखी हुआ। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या डॉक्टर साहब की जो ज़िंदगी थी उसको देखते हुए जिस तरह से वो इस जहाने पानी से कूच कर गए हैं, पाकिस्तानी अवाम उनसे दिल से मोहब्बत करती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें कोई शक नहीं। आज जो है ना पूरी कौम ना सिर्फ दुखी, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें कि बड़े अरसे के बाद एक ऐसा वाक़या हुआ है कि जिस पे आपको यकजानबी कौम नज़र आई है। ये कौम नज़र आई है आज, इसमें फिर वो रमक नज़र आई है जो एक कौम में होनी चाहिए, चाहे वो दुख की घड़ी थी या जो भी है। लेकिन कौम पूरी आज आप देखें इस बात पे मुत्तफिक थी कि ये इतना बड़ा लॉस है, इतना बड़ा नुकसान है कि जिसकी तलाफ़ी वाकई ही नामुमकिन है। उमर शरीफ बिलाशुबा एक बड़ा नाम थे, लेकिन उनका वो अगर पाकिस्तानी खिदमात के हवाले से, कद काठ के हवाले से या अपने मुकाम के हवाले से देखा जाए शोभा और तो तरह का शीर भी नहीं थे। डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह मौसने पाकिस्तान सच्चे सही मायनों में मौसने पाकिस्तान थे। आप ये देखें कि आज अगर इंडिया के साथ हम आंख में आंखें डाल के बात करते हैं, आज अगर वेस्ट हमसे खौफजदा है, आज अगर इसराइल हमें खा नहीं सकता, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह की रहमत से आप एक एटमी ताकत है। और ये एटमी ताकत आप ना होते अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर ना होते, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने जो कुछ किया या दूसरे लोगों ने जो कुछ भी किया, आपका एटम बम एक होल रहता अगर उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यूरेनियम को अफजदा करने का, इनरिच करने का वो प्रोग्राम ना किया होता। लोगों की तो सालों सदियां गुजर जाती इस पूरे प्रोसेस में। आप जितने मुख्तसर अरसे में डॉक्टर साहब ने आपको एक एटमी कुव्वत बना दिया। तो ये सारा मामला ऐसे हैं कि डॉक्टर साहब की जितनी तारीफ़ की जाए, डॉक्टर साहब का इस कौम पे बच्चे बच्चे पे एहसान है। 22 करोड़ आवाम वाकई दिली तौर पे डॉक्टर साहब के ममनून भी हैं और उनके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और आज मैंने देखा कि कराची से लेके पेशावर तक सही और कोयटा से लेके आज़ाद कश्मीर तक, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने व्हाट्सएप, कितने मैसेजेस मौसूल हुए और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब की मुख्तलिफ चीज़ें लोगों ने शेयर की। किसी ने डॉक्टर साहब को कोई ख़त लिखा हुआ था वो शेयर किया, डॉक्टर साहब का जवाब था वो शेयर किया, डॉक्टर साहब का किसी को कोई इंटरव्यू था वो शेयर किया। इसीलिए मैंने आज रिक्वेस्ट की डॉक्टर असलम डोगर साहब से भी कि आप मेहरबानी करें, क्योंकि डॉक्टर साहब की भी बड़ी यादें हैं। सही, हिलाली साहब का भी उनसे जाती भी मरासिम थे और डॉक्टर साहब की तरफ भी आते, लेकिन मैं ज़रा हिलाली साहब को पहले शामिल करूंगी क्योंकि हिलाली साहब भी कुछ उनकी बातें, यादें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं।
हिलाली साहब, आप खुद उनसे मुलाकात करते रहे या आपकी कभी बातचीत हुई, और क्या वो मौजू था, किन हालात में आपकी क्या बातचीत हुई और फिर आपने क्या पाया उनको? हाँ, बातचीत तो हुई है, मगर 2 महीने पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया। अच्छा। और कहने लगे कि मैं तुम्हारा प्रोग्राम देखता हूँ टीवी पे। अच्छा। और तुम्हारा शक्ल देख के कभी कभी तुम्हारे चाचा याद आते हैं। और चाचा जो थे मेरे आगा शाही, और उनकी खिदमात फॉर हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए मैंने उनका और दूसरे लोगों के मैंने एक तस्वीर है मेरे पास जो मैं भेजना चाहता हूं तुम्हें। और अगर तुम लोग समझते हो कि कभी हो सके तो ये आप बताएं लोगों को कि ये है हीरोज, द हीरोज ऑफ आवर न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। मैंने कहा जरूर। तो फिर उन्होंने वो खत देखा, मैंने आपके ये बंदे को बताया हूं मैं, उन्होंने फिर मुझे वो भेजे वो पिक्चर्स, और उस लिफाफा में भी जो भेजे मेरे ख्याल में उन्होंने खुद लिखा है एड्रेस, वो भी मैंने आपके कैमरामैन को बिल्कुल दिया और था। इस वक्त वो स्क्रीन पे चल रहे हैं हिलाल साहब, वो बिल्कुल स्क्रॉल हो रहा है। हाँ, और उधर 35 लोग हैं, वो खुद शरीक हैं, तो 34 लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। और सबसे ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, मगर 34 और हैं, और उनके सबके पिक्चर्स उन्होंने दिया है। शुरू करते हैं जाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फिर ज़ियाउल हक और सब। मगर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि ये आदमी, ये वाहिद आदमी है जो खुद एक खत लिखा भुट्टो को और कहने लगा ढाका के बाद कि मैं आना चाहता हूं और कोई कभी ढाका होगा नहीं अगर आप मुझे बुलाएं और मुझे करने दें वो काम जिसका लिए मैं पूरी उम्र ट्रेनिंग लिया हूं, और वो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, और उसके बारे में मुझे पता है। और अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो जाए तो फिर हम कभी एक और ढाका कभी हो ही नहीं सकता है। सही। भुट्टो ने उनकी बात मानी और वो इधर आए, और फिर तो वो कहते हैं ना, द रेस्ट इज हिस्ट्री। मगर आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था भाई। उन्होंने 4 साल 5 साल 76 में उनका AQ लेबोरेटरी, 81 में तो नाम दिया गया था, मगर 76 में वो AQ लेबोरेटरी शुरू हुआ, और 84 तक हमारे पास कोल्ड टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स था। इन अदर वर्ड्स 8 साल में हमने एक कौम, एक मुल्क जो हमारे से 8 गुना ज्यादा बड़ा है, वो ताकत इन एवरी सेंस, उसको फॉरएवर उम्र भर के लिए हमने उनको हमारे लेवल पे न्यूट्रलाइज कर दिया, उनका एडवांटेज। इनक्रेडिबल। और इस आदमी ने खुद वॉलंटियर किया था, खुद लिखा था और कहने लगा कि करो। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें हिलाली साहब मैं समझता हूं कि अगर हो सके तो इनको पॉस्ट्यूमसली एक निशान क्या कहते हैं, हमारा टॉप अवार्ड निशान इम्तियाज मिले। निशान इम्तियाज उन्हें मिल चुका है हिलाली साहब, निशान इम्तियाज उन्हें, हाँ जी, हिलाल इम्तियाज भी उन्हें 2 दफा मिल चुका है जी, तमगा इम्तियाज भी मिल चुका है और निशान इम्तियाज भी उन्हें मिल चुका हुआ है। तो ये तो बड़ी कम मेरा ख्याल है। हेड ऑफ स्टेट को हम जो देते हैं वो निशान इम्तियाज नहीं है, वो निशान क्या है वो भाई, हेड ऑफ स्टेट। हिलाली साहब चलिए, बहरहाल जो भी हमारा सही है, सबसे बड़ा जो भी हमारा निशान है वो हमें देना चाहिए। हिलाली साहब, डॉक्टर साहब की तरफ जाने से पहले अभी हिलाली साहब जो जिक्र कर रहे थे ना इंडिया का, कि सिर्फ 76 से 84 तक, तो हिलाली साहब मुजीबुर रहमान शामी साहब एक वाकया सुनाते होते हैं कि जब ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक इंडिया गए, क्रिकेट डिप्लोमेसी याद है ना आपको, जब वो मामला हुआ था, तो वो गए तो उन्होंने राजीव गांधी को यही कहा, इंडिया जब बिल्कुल जंग करने को तैयार था तो उन्होंने राजीव गांधी के कान में यही बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम अब एटमी ताकत बन चुके हैं, इसीलिए वो जो जंग रुकी थी। तो ज़ियाउल हक बड़े बिल्कुल जी, और मुजीबुर रहमान शामी साहब दिलाया। सर, मुजीबुर रहमान शामी साहब उस वक्त वहां उनके साथ मौजूद थे,
मुजीबुर रहमान शामी साहब इंडिया में भी उस वक्त वहाँ साथ मौजूद थे, तो वो ये वाकया सुनाते हैं। और दूसरी बात हिलाली साहब ये कि डॉक्टर साहब जो हैं उनकी ज़िंदगी तो बेशुमार हैं वाकया, तो लेकिन वो जुल्फ़कार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक दोनों के बहुत एडमायरर थे, दोनों की बड़ी तारीफ़ करते, और ख़ास तौर पे वो समझते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो वो समझते थे और कहते थे कि जुल्फ़कार अली भुट्टो अगर ये प्रोग्राम शुरू ना करते तो शायद पाकिस्तान एटमी ताकत बन ही ना पाता। और ये बात हिलाली साहब की सही है कि उन्होंने वॉलंटियर किया, वो कुछ और कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस चीज में पाकिस्तान जो है 1971 की वॉर के बाद स्पेशली उन्होंने इस चीज का रेफरेंस भी दिया अपने इंटरव्यू में कि इस चीज को उन्होंने रियलाइज किया। हिलाली साहब आप जल्दी से कंप्लीट कर ले, मैं डॉक्टर साहब को भी इन करूं जी। हाँ, डॉक्टर साहब के लिए बहुत टाइम है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि ज़ियाउल हक जब गया था 84 में हमें पता चल गया था कि बम हमारे पास है। खत गया था ज़ियाउल हक को उनसे कि हमारे पास वी हैव अ न्यूक्लियर वेपन, इन्होंने कोल्ड टेस्ट कर दिया था। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं ज़ियाउल हक जब गया तो ज़ियाउल हक ने एक रिपोर्टर से सवाल पूछवाया कि आपके पास बम है, तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहने लगा हाँ 2-4 बम हैं। अच्छा, तो ये हिंदुस्तान में ठीक है, तो उससे भी बड़ा असर हुआ। और फिर वो ब्रास टैक्स जैसे सबको पता है, वो उन्होंने अपना पूरे फौज और एम्यूनिशन गिलगित से लेके रान ऑफ कच्छ तक ले आए थे, मगर जब उनको पता चला कि भाई ये न्यूक्लियर भी हो सकता है तो फिर उन्होंने सोच के वो वापस। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात भी रजिस्टर करना कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी एटॉमिक पावर होना ज्यादा जरूरी था पाकिस्तान के लिए, या बजाय इसके कि हम वही पैसे जो थे वो हम और चीजों पर लगाते। लेकिन ये समझ लीजिए कि जब से पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना है उसके बाद से इमरान साहब हमने देखा है कि इंडिया को भी अब पता है कि हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वरना सूरत हाल जो है वो उल्टी बढ़ सकती है। सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया को पता है, वेस्ट को पता है, सबको पता है। इसलिए छेड़छाड़, इसलिए जो छेड़छाड़ है ना वो सिर्फ छेड़छाड़ तक रहती है। हाँ जी। और नेबर हमारा भी जो फरवरी में जब वाकया हुआ था, जब हमारे वो फैंटास्टिक टी वाला वाकया हुआ था, उस वक्त कितने जंग के बादल मंडला रहे थे, लेकिन अगेन वही बात है कि जब आपको पता है कि दोनों जो। अच्छा हिलाली साहब, मैं आपसे थोड़ा सा इस पे एक बात शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आपके शायद इल्म में नहीं कि डॉक्टर असलम डोगर साहब एक बहुत कमाल के पामिस्ट भी हैं, और ये पाकिस्तान के वाहिद पामिस्ट हैं जिनको कई बार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का हाथ देखने का भी मौका मिला। इनके पास उनके मुख्तलिफ प्रिंट्स भी मौजूद हैं, तो उस पे मैं अलग से उनसे पूछूंगी सवाल, लेकिन मैं सिर्फ उधर आपको ये बता दूं कि छोटा सा वाकया कि जब वो बहुत छोटे थे, अभी चंद माह के थे, तो इनकी वालदा जब महारानी भोपाल के पास गई तो वहां पे एक हिंदू ज्योतिषी मौजूद थे। तो उन्होंने जब इस बच्चे अब्दुल कदीर खान का हाथ देखा तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि आप इस बच्चे को बड़ी इज्जत मिलेगी, इसको 2 उलूम पे बड़ा अबूर हासिल होगा और ये जो है ना बड़ा मुकाम पाएगा। यानी उस वक्त बचपन में जब ये 5-6 माह के थे, तो ये ऐसी बहुत सी बातें मैं डॉक्टर साहब अभी और भी बचपन से ही वो चीजें नजर आने लगती हैं। आज हमारे दोनों पैनलिस्ट बड़े जज्बाती हैं असलम साहब, इसलिए यही वजह है कि आप तक आते आते मुझे बड़ा टाइम लग गया है, लेकिन जाहिर है कि हर कोई उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहता है और उन्हें हम याद भी करें। लेकिन आपकी तो उनसे मुलाकात भी रही, आपने उनके ऊपर एक किताब भी तहरीर की है, उसमें ज़ाहिर आपने उनके बहुत सारे ज़िंदगी के जो पहलू हैं उनसे पर्दा भी उठाया है। तो कोई ऐसी बातें हमारे साथ आप शेयर करें डॉक्टर साहब की शख्सियत से मुतल्लिक जो हमारे नाजरीन नहीं जानते। पहली बात तो ये है कि सच्ची बात है कि पाकिस्तान में अभी तक ये इदराक सही तरीके से नहीं हो रहा कि डॉक्टर साहब ने कितना बड़ा काम किया है। दुनिया को इसका बहुत ज़्यादा इदराक है। डॉक्टर साहब वाहिद आदमी है, डॉक्टर AQ खान, कायद-ए-आज़म के बाद जिनके ख़िलाफ़ वेस्ट अब तक भी किताबें लिख रहा है। अब इंडिया में उनके ख़िलाफ़ लिखा जा रहा है। हमने यहाँ पे कुछ जाली जो थे हीरो कायम करने की कोशिश की, किसी ने उनकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं की। डॉक्टर साहब इतने बड़े आदमी हैं कि आप ये देखें कि ये नीदरलैंड के बाद यहाँ डॉक्टर साहब काम करते थे, उसके बाद ये हमारा सेकंड मुल्क था यहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट का जो काम हुआ। इंडिया का जो प्लान था, इंडिया ने जिस तरीके से एटम बम बनाया, वो वही प्लान था जो हिरोशिमा और नागासाकी में जिस तरीके से बना था। वो बहुत पुराना तरीका था। आए गजराल ने भी कहा था कि पाकिस्तान जो है, जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, पाकिस्तान इंडिया से इस मामले में बहुत आगे है।
बल्कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में अमेरिका से भी आगे रहा। अमेरिका ने भी पाकिस्तान के बाद ये टेक्नोलॉजी हासिल की, उसके बाद ये चीन ने टेक्नोलॉजी हासिल की। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान को एटम बम भी दिया, डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान को मिसाइल भी दिया। मेरे सामने एक दफ़ा जब हम बैठे थे उनके दफ्तर में, वो मोहतात होते थे, हम भी उनसे गुफ्तगू नहीं करते थे, तो किसी बंदे ने बताया कि आके कि एक इस तरह से सैटेलाइट जो है वो इंडिया ने पहुंचा दिया है फ़ज़ा में। तो डॉक्टर साहब ने उस पर उनसे जो गुफ्तगू करनी शुरू की, तो मुझे ये लगा कि डॉक्टर साहब आप कोई बड़ा काम करेंगे। जब डॉक्टर साहब ने ये हमने मिसाइल का तजर्बा किया तो हम दुनिया के डिफेंस में 14वें नंबर पे आ गए, और जब हमने ये एटम बम का तजर्बा किया तो हम दुनिया में 5वें या 6ठे नंबर पे आ गए। और डॉक्टर साहब ने ये जो काम किया, ये एक ऐसे मुल्क में किया, यहाँ पे सुई जो है बनाई जाती है, यहाँ पे साइकिल जो है वो दरामद की जाती है, यहाँ पे हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो दरामद करते हैं। और डॉक्टर साहब ने बहुत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है वो की। और कहाँ से इन लोगों ने काम का आगाज़ किया? मेरी डॉक्टर फ़ारूक साहब से बात होती थी, वो डॉक्टर साहब के बहुत करीबी साथी थे। उन्होंने कहा जब हमने यहाँ ख़ासतौर पे पिंडी के ऑफिस में काम करना शुरू किया तो मुझे पूछा गया कि ये कैसी जगह है, तो मैंने कहा ये तो घोड़े बांधने वाली जगह है। तो आप ये यकीन करेंगे, मैंने कोहटा का प्लांट नहीं देखा, मैंने पिंडी ऑफिस में डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकातें होती रही हैं, तो इतना वहाँ डिसिप्लिन है और इतनी, वो लोग कहते हैं कि वहाँ पे ख़ास तौर पे जो कोटा हमारा है उसमें इतना उन्होंने लैंडस्केपिंग की है, छोटी छोटी चीज़ों में डॉक्टर साहब ने जो है वो बहुत किया। और फिर ये कि जो उनके साथ लोग काम करते थे, मैंने नहीं देखा, मेरी उनके जो डीजीज़ हैं, मेरी ज़ाती तौर पे भी उनसे दोस्तियाँ रहीं, कभी भी किसी ने एक तो कभी गैर मोहतात गुफ्तगू नहीं की, दूसरी ये कि कभी कोई ऐसी बात नहीं की कि ऐसे लगे कि जी डॉक्टर साहब से उन्हें शायद, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब की एक शख्सियत ऐसी थी कि वो उनके साथ अगर आप होते थे तो फिर आपको सिर्फ काम ही करना होता था, आपको काम करने का जज्बा होता था। और कहते हैं हम बड़ी ज़रूरी चीज़ें भी होती थी तो हम छुट्टियां नहीं लेते थे, हम में उन्होंने एक ऐसा जज्बा भर दिया था, हम एक ऐसे हमें लगता था कि भाई हमने ये काम करना है, हमने इस मुल्क को बचाना है। डॉक्टर साहब के दिल में जो दर्द उठा था सकूत ढाका के बाद, उस दिल को उन्होंने अपने जो लोग हैं उनके साथ काम करने वाले, उस दर्द को उन्होंने भरने नहीं शिफ्ट कर दिया, भर दिया था। और वो एक, मैं समझता हूँ कि इतनी आप कोटा में के जो लोग थे, अगर आपको अभी भी उनके साथ काम मिलने का मौका मिले तो आपको वो आम लोग नहीं मिलेंगे, वो बड़े बड़े गैर मामूली लोग हैं, उनमें बहुत जज्बा है, बहुत उनमें टैलेंट है। और मैं समझता हूँ कि जो दुनिया में जो भी तब्दीलियाँ हो रही हैं, डॉक्टर साहब का ये काम तो था कि उन्होंने एटमी टेक्नोलॉजी जो है उसको आगे लेके गए, और फिर उसके बाद वो मिसाइल टेक्नोलॉजी वो आगे लेके गए। फिर उनका ये भी एक प्लान था जो बदकिस्मती से पूरा नहीं हो सका, वो ये था कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है इसको जो इसकी एटॉमिक जो है बिजली दी जाए, क्योंकि जो अमेरिका है उसमें 35% जो है न्यूक्लियर जो बिजली है वो ली जाती है। तो हमारा ये मसला भी वो हल कर सकते थे, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हुए कि वो इसको नहीं कर सके। डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक की तरफ भी जाना है और मैं उसके बाद भी ज़ाहिर आएंगे तो डॉक्टर तालिक मजीद भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये तो मुख्तलिफ पहलू आप बता रहे थे उनके काम के हवाले से, क्या उनका जज्बा था, क्या उनकी सिंसेरिटी थी, क्या उनका पैशन था। लेकिन बहैसियत इंसान जब भी उनसे बातचीत हुई, मैंने उन्हें बहुत सॉफ्ट स्पोकन पाया, बहुत ही तहम्मुल से, बहुत ही नरम मिजाजी थी उनकी, और बहुत ही बल्कि ज़ाहिर है वो शेर भी कहते थे, कॉलम भी लिखते थे, तो थोड़ा उनका अदब की तरफ भी जो रुझान था उसको भी मैंने हमेशा बड़ा सराहा और उन्होंने बड़ा इनकरेज किया जब भी मेरी उनसे बात हुई। तो बहरहाल ये उनकी ज़िंदगी का एक पहलू कि वो बड़े नरम दिल थे, खाना पकाने के भी शौकीन थे, ये भी शायद कम लोग जानते हो। लेकिन एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ी मज़ीद डॉक्टर साहब की यादें ताज़ा करेंगे। और जैसे कि इमरान साहब ने अभी जिक्र भी किया कि उनका हाथ देख चुके हैं हमारे आज के गेस्ट, तो उनसे जानेंगे कि उनके हाथ में उन्होंने क्या क्या देखा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को हम याद कर रहे हैं और उनकी यादों के ये दिए जो हैं हमें जलाए रखने, बुझने नहीं देने, और उनकी जो मुख्तलिफ यादें हैं, शख्सियत के पहलू हैं, वो भी हम याद कर रहे हैं और कोशिश करें कि उन पर बात कर सकें। इमरान साहब, एक चीज़ है कि हर बड़े आदमी को कहीं ना कहीं कोई ऐसा लगता है कि किसी न किसी कोई दुख, कोई तकलीफ़ उसको रही है। और सुहेल बड़ाई साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जब उनके साथ एक प्रोग्राम किया उसमें उन्होंने उनसे गुफ्तगू की, तो उन्होंने उनसे ये सवाल भी किया कि आपका कोई दुख है जो आप महसूस करते हैं अपने अंदर, तो उनका जवाब क्या था वो मैं ज़रा आपको सुनाना चाहती हूँ, फिर इस पर बात करते हैं। एक तो आज ही आप देखें, इतना बड़ा शख्स और वो फुटपाथ पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, यानी तबीयतन इतनी सादगी। लेकिन इमरान साहब जो दुख की वो बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि
को शायाने शान तरीके से जो उनको मोहब्बत मिलनी चाहिए थी पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, नहीं मिली। उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ ये है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हकीकी हीरो थे, और हकीकी हीरोज़ जो होते हैं उनका एक अलमिया भी होता है कि कभी भी उन्हें जो ड्यू रिस्पेक्ट होती है वो उस तरह से नहीं मिलती। और ख़ास तौर पे हमारे खित्ते में तो ये एक शायद ख़राबी मौजूद है कि जो असल हीरो होता है उसको तो ये लोग जो है ना बहुत जल्द ना सिर्फ बुला देते हैं बल्कि उनसे ऐसे सलूक करते हैं। वो शायद अहमद नदीम कासमी साहब का शायद शेर है कि उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ। तो ये मामला ये कि ये हम कदर करते हैं किसी के जाने के बाद करते। देखे ना, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना बड़ा हीरो तो इस मुल्क के लिए कोई नहीं हो सकता, तो अगर कायद आजम की बीमारी के वक्त आखिरी वक्त में एम्बुलेंस के हवाले से कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं और वो ख़राब हो सकती है, तो फिर डॉक्टर साहब के हवाले से तो आप समझे बहुत कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब को असल अफसोस ये था, जो एक बात अभी इन्होंने थोड़ी की थी हमारे डॉक्टर असलम डोगर साहब ने, कि वो बिजली बनाना चाहते थे एटॉमिक, और दूसरा उन्होंने कहा एक दफ़ा कि अगर ये स्टील मिल, पाकिस्तान स्टील मिल उनके हवाले कर दी जाए तो वो उसको इस तरह से कर देंगे कि पाकिस्तान के लिए उसमें से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कि एक दफ़ा डॉक्टर साहब से किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब, बल्कि सच्चा वाक़या ये भी शामी साहब सुनाते हैं, शामी साहब कहते हैं कि एक दफ़ा एक सनतकार ने इनसे रब्ता किया और वो उस सनतकार यहाँ पे ट्रक बनाना चाहता था, उसका इंजन भी, सिर्फ बॉडी नहीं इंजन भी हर चीज़, तो ये लेके उस वक्त चले गए, उनको लेके किसी जनरल के पास चले गए कि जनाब ये करना चाहते हैं। तो जो वो बड़ी अच्छी मीटिंग रही, तो उसके बाद वो जब वो साहब फारिग हो गए तो उन्होंने डॉक्टर साहब को बिठा लिया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो फरमाने लगे साहब के डॉक्टर साहब आप कमाल करते हैं, आप क्या सरमायादारों के पीछे लगे हुए हैं, छोड़े इन बातों को, अपना काम करें। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं यही तो मेरा काम है, मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ सुई से लेके जहाज तक इस मुल्क में बने। सही। तो डॉक्टर साहब से अगर ये डॉक्टर साहब को ये खलिश ज़रूर थी कि उनसे जो वो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। डॉक्टर साहब अभी असलम डोगर साहब मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर साहब का ये मामला था कि वो जहाँ से गुजर जाते थे अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा दिमाग दिया था कि वो चीज़ उनके दिमाग में नक्श हो जाती थी। वो हॉलैंड में जिस प्लांट पे उन्होंने काम किया था वो उतनी देर काम किया था कि शायद वहाँ उतनी देर में लोगों के रास्ते भी याद नहीं रहते, लेकिन उन्हें हर चीज़ नक्श हो जाती थी। बकौल डॉक्टर साहब के खान साहब की वो शख्सियत थी कि वो कहते थे कि अगर मैं कभी अकेला बैठूं तो मैं एक एक फिगर बैठ के लिख सकता हूं कि एटम बम बनाने पे हमारा क्या खर्च हुआ। सही। यानी वो उनको अल्लाह ताला ने कैसा कंप्यूटराइज्ड दिमाग था। सही। हिलाली साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हिलाली साहब देखिए, मैं कुछ ये कहना चाहता हूं कि आपको मैंने कहा था कि इनको हाईएस्ट अवार्ड मिलना चाहिए जी। इनके साथ जो हुआ था, जो भी हुआ था, मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी सी बदमज़गी भी थी, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको राइट करने के लिए अब जो वो गुजर गए हैं उनको निशान पाकिस्तान मिलना चाहिए। ठीक। एक, मुझे परवाह नहीं है कि ये प्रोटोकॉल वाइज सही है कि नहीं, ही मस्ट गेट द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, उनको बड़ा सोच और उनमें ये था, देखिए एटॉमिक एनर्जी कमीशन का मिनिस्टर नहीं होता है, मिनिस्टर जो होता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्राइम मिनिस्टर का जब मैं सेक्रेटरी था बीबी का, तो मैं हैंडल करता था एटॉमिक एनर्जी कमीशन। अब बहुत सारे एयू खान, कदीर खान है पाकिस्तानी बाहर, मैं कम से कम 2 लोगों को जानता हूं जो हमारे लिए कदीर खान बन सकते हैं। ठीक। उनका मौका मिलना चाहिए इस मुल्क में आने के लिए, उनको हमें कांटेक्ट करना चाहिए। देखिए, ये काफी नहीं है कि आपने एक वेपन बना लिया और एक और 4-5 मिसाइल बना लिए। आजकल नए मिसाइल बन रहे हैं, हाइपर मिसाइल बन रहे हैं, इतने तेज हैं कि फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, नियर द स्पीड ऑफ लाइट। तो आप
डेवलपमेंट चाहिए आपको, यू मस्ट हैव इट। कंटिन्यूअस करते रहे जब तक आप इनको कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप तलाश नहीं करेंगे, आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, एक की कदीर खान से काम नहीं बनेगा। वी नीड मोर। ये बिल्कुल, मैं इस पर आपसे अलग से भी सवाल करने वाली थी कि आप क्या देख रहे हैं कि इनके बाद हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन ज़रा मैं डॉक्टर साहब डोगर साहब से ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आपने कितनी दफ़ा डॉक्टर साहब का हाथ भी देखा, जैसे इमरान साहब ने भी मेंशन किया। थोड़ा सा पहले मैं थोड़ी सी बात करनी चाहूँगा आपकी इजाज़त से। पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान का सबसे आला अवार्ड है, निशान इम्तियाज़, वो डॉक्टर साहब को 2 दफ़ा मिल चुका है। और एक बल्कि इसमें एक दिलचस्प वाक़या भी मुझे याद आ रहा है, अभी बात हो रही थी तो एक दफ़ा डॉक्टर साहब ने कहा कि जब ये मुझे उन्होंने अवार्ड दिया तो मैंने उनसे पूछा कि इस अवार्ड का फ़ायदा क्या है, तो उसने कहा कि आप ये हथियार जो है ये बग़ैर लाइसेंस के रख सकते हैं। तो उसने कहा यार इसकी बजाय ऐसे नहीं हो सकता कि ये कुछ जो हमारे कामों को गड़बड़ कर रहे हैं, आप मुझे 2-4 बंदे मारने की इजाज़त दे दें। अच्छा। तो डॉक्टर साहब में एक बड़ी विट होती थी और बड़े वो खुश होते थे, लतीफ़ा सुन के भी खुश होते थे, बात लाइवली पर्सन थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा वहाँ पे मैंने बात सुनी कि एक इंडियन जर्नलिस्ट उनके पास गए किसी तरीके से, और उन्होंने ये कहा कि देखें पाकिस्तान छोटा मुल्क है, इंडिया बड़ा मुल्क है, तो बात यह है कि अगर आप 10 एटम बम बनाएंगे तो हम 100 एटम बम बना लेंगे, तो हम कैसे आप हमारा मुकाबला करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा देखें पाकिस्तान को अगर आपने ख़त्म करना है तो 3 एटम बमों की ज़रूरत है, इंडिया को अगर ख़त्म करना है तो 7 एटम बमों की ज़रूरत है। तो इतने एटम बम तो बन चुके हैं, अब आपने ज़्यादा एटम बम बना के क्या करने हैं। तो आप जो है अब हमें अमन का सोचना चाहिए, हमें इस खित्ते के लोगों का सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने एटम बम बना के इस खित्ते में एक अमन जो है उसका दौर शुरू किया, तवाज़ुन कायम कर दिया ना पावर का। और डॉक्टर साहब जो आपने बात की है ना, मैं उसमें थोड़ा सा एक चीज़ ज़रूर ऐड कर दूं कि जब उनसे एक दफ़ा ये सवाल किया गया कि आप तो बहुत नर्म तबीयत के हैं और नेचर लवर हैं, तो कहाँ ये एटॉमिक बम जो इतनी तबाही फैलाता है ये कैसे आपने किया और क्यों इस तरफ आपका दिमाग गया। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने लोगों को मारने के लिए नहीं बनाया है, ये बेसिकली अमन के लिए बनाया है, ताकि इसके डर से ही दोबारा कोई जंग ना छिड़े। डॉक्टर साहब का यही फलसफा, एग्जैक्टली उनका फलसफा, उसके पीछे देखिए वो उस काम के लिए कितना पॉजिटिव सोच रहे थे, क्या विजन था उनका उस चीज के पीछे। वो ये चाहते थे अमन कायम रखने के लिए और सेल्फ डिफेंस। पाकिस्तान उन्हें ये था कि पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा अगर पाकिस्तान के पास एटम बम ना हुआ। तो ये असल में भुट्टो का वो जो एक विजन था कि जब इंडिया ने एटॉमिक बम का वो उन्होंने अपनी किताब इफ आई एम असैसिनेटेड में भी लिखा है कि जब इंडिया ने बम के धमाके किए, एटम बम के धमाके किए, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी कौम जो थी वो एटम बम के धुआं जो है उसमें फंसी हुई नजर आई। तो फिर उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब ने कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। लेकिन हमने ये देखते हैं कि डॉक्टर कदीर साहब की खिदमात हैं, डॉक्टर जनाब भुट्टो साहब की खिदमात हैं, और कि उन्होंने हमने बहरहाल घास नहीं खाई, हमने एटम बम बना लिया। और फिर आप ये देखें कि भुट्टो साहब जो थे उन्होंने जेल की कोठरी से जो किताब लिखी कि आई वाज असैसिनेटेड, उसमें लिखा कि मुझे अब लग रहा है कि ये काम नहीं हो सकेगा, लेकिन ज़िया उल हक ने भी उसको काम किया, उस काम को तकमील दी। उसमें मैं समझता हूँ कि गुलाम इसाक साहब का बहुत था, लेकिन ये सारे लोग होते, लेकिन अगर डॉक्टर ए.क्यू. खान ना होता तो ये काम नहीं होना था। बिल्कुल सही, मेन उनका लीडिंग रोल है और उसके बाद सब लोग उसके साथ वो करते रहे। लेकिन अच्छा इसमें एक और चीज, गुलाम इसाक खान साहब और आगा शाही साहब जो हमारे जफर लाली साहब चचा भी हैं, आगा शाही साहब चचा थे, मैं समझता हूँ कि ये दोनों ऐसी शख्सियात थी कि जिनका किरदार उस तरह से सामने नहीं आया, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं इनकी कंट्रीब्यूशन का बड़ा जिक्र करते हैं। इमरान, आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक ज़माने में पाकिस्तान ने फ्रांस से एटमी प्रोसेसिंग प्लांट ख़रीदा, हमें उस प्लांट की ज़रूरत नहीं थी। भुट्टो साहब ने ये एक मुआहदा किया। अब वो भुट्टो साहब ने जब मुआहदा किया और उसके बाद लीकेज करवा दी, उसमें हमारे सारे ये डिप्लोमेट्स शामिल थे, तो पूरी दुनिया जो थी वो पीछे पड़ गई कि पाकिस्तान को आप एटमी प्रोसेसिंग प्लांट ना दें, और उसने फ्रांस पे जो है वो जोर डालना शुरू कर दिया कि आप करें। भुट्टो साहब भी वेस्ट को समझते थे, डॉक्टर ए.क्यू. खान भी वेस्ट को समझते थे, और आगा शाही साहब की भी बहुत तजर्बा था। तो इसके पीछे कि जब ये वो सारा एक शोर मचा हुआ था कि एटॉमिक रिप्रोसेसिंग प्लांट पाकिस्तान को ना दिया जाए, और
तो हमारे जो लोग थे वो वहाँ अपना काम कर रहे थे, हमारी चीज़ें ख़रीदी जा रही थी, ख़रीदारी हो रही थी, दूसरी चीज़ें हो रही थी। तो जिस तरीके से मैं समझता हूं एक लॉन्ग जर्नी है और हम यकीनन उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान हमें जावेद शेख साहब ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार हैं, कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। और ये एक ऐसा मौका है कि जिस पे हम देखते हैं कि हर फील्ड ऑफ लाइफ से जो लोग हैं वो ना सिर्फ ये कि उदास हैं, उनको खराज तहसीन पेश करें, बल्कि उनकी खिदमात पर बहुत ही प्राउड फील करते हैं। तो जावेद शेख साहब का कमेंट भी मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जावेद शेख साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जावेद शेख साहब, आप फरमाइएगा, एज ए पाकिस्तानी जब आप ये फील करते हैं कि आप एक एटॉमिक पावर हैं और इस्लामी दुनिया की तो पहली एटॉमिक पावर है, और फिर जो डॉक्टर साहब की खिदमात है उसके हवाले से कितना प्राउड फील करते हैं आप और कैसे उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे? सबसे पहले तो आज बहुत ही अफसोसनाक दिन है। ऑब्वियसली एक ऐसी शख्सियत हमसे बिछड़ गई जिन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाया और हमें जो दुश्मन की आंख मैली नजर से देखना चाहती थी वो उनकी आंखें दब के रह गई और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसा मकाम दिया कि हर जगह पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। और स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान पहला मुल्क जिसमें ये न्यूक्लियर पावर आया और अल्लाह मियां ने ये एजाज पाकिस्तान को दिया। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, मैं तो समझता हूँ कायदे आजम साहब के बाद इनका जो वो मकाम है वो कायदे आजम साहब के बाद इनका लोगों में जो उनकी जो खिदमत है वो हम अगर उन्होंने पाकिस्तान बनाया तो इन्होंने पाकिस्तान का दिफा मजबूत करके उसे नाकाबिल तस्खीर कर दिया। जो सदियों नहीं हम बुला सकते। आज बहुत ही अफसोसनाक दिन है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी जवारे रहमत पे जगह दे और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता करे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद शेख साहब, आपकी कमेंट के लिए और आपके लिए। और वाकई हर कोई यही फील करता है। लेकिन डोगर साहब, अब मैं उस सवाल की तरफ ज़रूर आऊँगी, मैं भूलूंगी नहीं और छोड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट है इस सवाल में कि आखिर जो इतने कामयाब, इतने बड़े लोग होते हैं, जो रियली बड़े लोग होते हैं, हीरो हैं, उनमें ऐसी क्या खास बातें होती हैं? आपने उनका हाथ भी देखा कई बार, क्या अनयूजुअल आपने देखा? पहली बात तो ये कि देखें, डॉक्टर साहब बुनियादी तौर पे साइंटिस्ट थे। वो जब उनका हम हाथ देखते थे या उनके हाथ पे हम डिस्कशन करते थे तो वो ख़ुद भी बहुत सी बातों को जानते थे। पहली बात यह है कि मुल्क के कुछ दोस्त आते थे मुख्तलिफ़ मुल्कों से, हॉलैंड वगैरह से, दूसरे, वो मुझे भी बुला लेते थे, उनके हाथ भी देखते थे। तो जो बातें हो चुकी होती थी, हाथ तो एक किताब की तरह है ना कि हम माजी को सही पढ़ लें तो अगला पढ़ लें, तो उसमें बड़े बाद औक़ात वो हैरान भी उनके दोस्त होते थे कि ये आपको कैसे पता चल गया, ये ऐसे कैसा हो गया। तो डॉक्टर साहब का जो हाथ है वो मैं अब थोड़ा सा ज़्यादा तो डिटेल से नहीं करूँगा, क्योंकि जब मुझे उन्होंने अपना हाथ दिखाया तो उन्होंने कहा यार ये ज़्यादा ना लिखना, तरीके से लिखना, क्योंकि इंडियंस चाहेंगे कि मैं जो है इसके मुतालिक ना पता चले। फिर मुझे उनके हाथ की तस्वीरें उतारने का मौका मिला, प्रिंट बनाने का मौका मिला, ये उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने एतमाद किया। वो मैंने सारी यानी उन पर एक आर्टिकल भी लिखा जब उन पर बुरा वक्त आया 2004 में, मुशर्रफ के ज़माने में। तो मैंने हाथ की जो शामी साहब ने छापा तो शामी साहब ने कहा कि नहीं, पुश से ही उनका हाथ छापते हैं। हमने उसको, उनका जो बात थी वो रखी। लेकिन मैं आज कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात तो ये थी कि डॉक्टर साहब का जो हाथ ही बुनियादी तौर पे था वो बड़ा ज़बरदस्त था। उनका 6 फुट का कद था और 6 फुट के कद के मुताबिक उनका हाथ छोटा था। अच्छा। और जो छोटे हाथ होते हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं। कहा यह जाता है हराम मिस्र जो है ना, छोटे हाथ के लोगों ने बनाया होगा। डॉक्टर साहब का हाथ वैसे तो नॉर्मल था, लेकिन 6 फुट के हिसाब से उनका जो हाथ था वो छोटा था। तो एक तो बड़े जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो छोटे हाथ वाले लोग बनाते हैं, तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये कि उनका जो मुश्तरी का आबार था, जो बड़ा एक इक़्तिदार का आबार होता है, उसका मज़हब के साथ ताल्लुक़ होता है, उसका प्रोटेक्शन के साथ ताल्लुक़ होता है, उस पर एक बहुत शानदार किस्म का स्टार था और बड़ा शाइन कर रहा था डॉक्टर साहब के हाथ पे। वो मुझे बड़ा देखने का मौका मिला। और उसके बाद एक मैं और बात करूँगा कि
एक जो उनकी दिमाग की लकीर थी वो बड़ी बहुत गैर मामूली दिमाग की लकीर थी, और जो अपने एंड पे वो जाके फोर्क बन जाती है, दो शाखा बन जाती है। ऐसा शख्स जो है ये प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करता है, और इसमें बहुत क्रिएटिव सलाहियतें होती हैं। और एक जो सवाल जो मैंने वो आर्टिकल में भी लिखा था कि क्या डॉक्टर साहब जो हैं, जो उन पर बहुत इल्ज़ामात लगाए गए, और मैं समझता हूँ को मसाइल ऐसे थे, और मुझे उनका पता भी है कि डॉक्टर साहब बहुत से इल्ज़ामात का जवाब पाकिस्तान के लिए उन्होंने नहीं दिया। उनके कतन उनके दिमाग की मैं बिल्कुल एक ज़िम्मेदारी से बात करता हूँ कि जितनी मैंने पॉमिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं, उनके हाथ में कोई ऐसी लकीर नहीं थी जो इंडिकेट करती हो कि वो कोई दौलत के पुजारी थे या दौलत चाहते थे या उनको अपने ग़ज़ाती अगराज जो हैं वो थे। उनका जो दिमाग की लकीर थी, जिन लोगों की दिमाग की लकीर एंड पे जाके ऊपर की तरफ उठ जाए, अतारत के आबार की तरफ उठ जाए, उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो बिज़नेस करते हैं, वो गलत काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब की तो जो 37 साल की या 40 साल की जब ये लाइन है, तो वहाँ दिमाग की लाइन जो है वो मून के आबार की तरफ चली जाती है। और मैं समझता हूँ कि वो एक वाक़या था जिसकी वजह से उनकी सोच तब्दील हुई, और वो तो सकूत ढाका का मामला था। उसके बाद डॉक्टर साहब के हाथ में हमें क्रिएटिविटी। आपने बड़ी सही बात की डॉक्टर साहब कि वो कोई दौलत के पुजारी नहीं थे। अगर कोई ऐसी बात होती तो हमें कोई दौलत नजर आती। उनके तो आखिरी जो अयाम थे वो बहुत, हमने देखा कि वो मुश्किल में भी उन्होंने टाइम गुजारा, और उनके पीछे कोई ऐसी दौलत के अंबार छोड़ भी नहीं। बात ये है कि असल में मसला ये था, आप देखिए, मुझे जुमला कई चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ वो शेयर कर दूँ। मैं जो उनके डीजी के साथ मुझे मौका मिलता था, खाने के साथ मौका मिलता था, कि देखें ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और इस प्रोजेक्ट में ये होता था कि बाद औक़ात वो मुझे फ़ारूक साहब हैं जो उनके नंबर 2 थे, और बहुत डॉक्टर साहब उन पर एतमाद करते थे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, अब भी हयात हैं। तो वो कहा करते थे कि डॉक्टर साहब के पास कोई फ़ाइल जाती थी तो वो देख के कहते थे कि यार ये तो मैं अगर फ़र्ज़ करो कर दूँ तो मैं, चलो मकान बेच के तो मैं अपना मकान दे के अगर कोई गड़बड़ होगी तो मैं पूरा कर दूँगा। तो बात ये होती है कि वो रिस्क भी बहुत लेते थे, और ये चूँकि ये देखें ना, ये सारी चीज़ें को बहुत, आप यूँ समझें कि सारे कोई चैनल से नहीं आ रही होती थी, या सारी चीज़ें नहीं हो रही थी जिस तरीके से ये पाकिस्तान ने ये काम किया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि दुनिया जो है इस मामले में जो सोचती थी, पाकिस्तानी उससे 2 स्टेप आगे होते थे। जब किसी चीज़ पे पाबंदी लगाते थे ना वो, तो उससे पहले वो पाकिस्तानी काम कर चुके होते थे। तो ये बहुत एक गैर मामूली काम था। ज़ाहिर है जब आप ये सारा कुछ या सब कुछ हो रहा हो आपके पास, और तो बहुत सी जगहों पे आपको वो भी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिनका आप हिसाब नहीं दे सकते, आप लोगों को बता नहीं सकते, आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ भी इस पे लगा है वो तो ज़ाहिर है मौजूद है, कितना है, जो कुछ था वो पाकिस्तान के लिए था, और जो बाकी है वो हमें नजर आ रहा है कि क्या डॉक्टर साहब ने जो काम किया है। अच्छा, डॉक्टर साहब की बात, डॉक्टर साहब मैं इस पे एक बात जरूर करना चाहूंगा। आपने जो अभी जिक्र किया था ना 2004 वाला, मैं समझता हूं कि जितना बड़ा कारनामा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटम बम दे के किया, उतनी ही बड़ी कुर्बानी उन्होंने 2004 के उस वाक़े के बाद सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके दी। ये भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। उस कुर्बानी की बुनियादी वजह ये थी कि अगर वो सब कुछ अपने सर ना लेते तो ऐसा पंडोरा बक्स खुल जाता, ऐसे मामला तो हो जाते जिसमें बहुत सी चीज़ें दुनिया के सामने ऐसी लानी पड़ती जो शायद पाकिस्तान नहीं लाना चाहता था। और डॉक्टर साहब यहाँ पे, और एक ब्रेक, डॉक्टर साहब सिर्फ एक बात, डॉक्टर साहब हमेशा इस हवाले से एक बात कहा करते थे कि भोपालियों में 2 खूबियां होती हैं जिस पे मुझे फख्र है, क्योंकि वो खुद भी भोपाल के रहने वाले थे। वो कहते थे 2 खूबियां ऐसी हैं भोपालियों की जिन पे मुझे फख्र है। नंबर 1 ये कि भोपालियों में कोई गद्दार पैदा नहीं हुआ, और नंबर 2 ये कि भोपालियों में कोई पैदा नहीं हुआ। तो ये डॉक्टर साहब इस हवाले से बड़ी सोच रखते थे। ठीक है, मैं जरा डॉक्टर साहब मुझे मौका दीजिएगा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमें जाना है। ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को हम याद कर रहे हैं, मोहसिन पाकिस्तान, जो अब हम में नहीं रहे, लेकिन जो उनकी खिदमात हैं जिसकी वजह से हम आज खुद को महफूज तसव्वुर करते हैं, उनको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही है। और डॉक्टर साहब आपसे मैं वो बात ज़रूर करना चाहूँगी जो हिलाली साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया कि वो तो अब हम में नहीं हैं, लेकिन उनके बाद क्या है? क्या उसी तरीके से, उसी पैशन के साथ ये काम जारी व सारी है? 2 चीज़ें मैं स्टार्ट किया
एक सेकंड, मैं ज़रा एक थोड़ा सी चीज़ उसमें ऐड कर दूं, क्योंकि आप उनकी जो लेबॉर्ट्री थी उसको भी देख चुके हैं, उनके काम के हिसाब से जो वो आपके साथ डिस्कशन भी करते थे। नहीं, तो क्या अभी भी वो प्रोसेस जाने में का तो मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब से उसके बाद भी मुलाकात हुई जब वो वहाँ पे से नहीं हुए, तो वो क्या अपने साथियों पे बहुत एतमाद था। उन्होंने डॉक्टर साहब ने पूरी एक, मैं समझता हूँ कि पूरी एक टीम, कई टीमें तैयार कर दी हैं, और वो माशाल्लाह जो मेरे इल्म की हद तक या मेरे यकीन की हद तक वो उसको बड़े आसान तरीके से चला रहे हैं। और पाकिस्तान को मुझे उम्मीद है कि जो इस वक्त हमारे साइंसदान, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो दूसरे हैं जो एटम बम को संभाले हुए हैं, वो बहुत ज़िम्मेदार और बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं। उन पर वो बिल्कुल कौम की तवक्कात पे पूरा उतरेंगे। डॉक्टर साहब को इस पर तो कभी कोई शुबा ही नहीं हुआ था कि उनके बाद कोई काम चलाने वाले लोग नहीं होंगे। उनका मसला ये था कि वो इससे आगे जाना चाहते थे। मिसाइल बन गया, इट्स ओके, एटम बम बन गया, अब इस ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब आपने एटॉमिक बिजली की तरफ जाना है। डॉक्टर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट सोचते रहते थे, मुख्तलिफ चीज़ें सोचते रहते थे। मुझे वहाँ पे मैं एक दफ़ा मुझे पिंडी ऑफिस में जाने का इत्तफाक होता था, तो वहाँ जेनेटिक्स पे उन्होंने कुछ एक शोबा बनाना शुरू किया था, इस पे उन्होंने काम करना शुरू किया था। फिर आप देखें उन्होंने वेलफेयर के कितने काम किए, जब वो तो कॉलम उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। आपने शायरी की बात की तो उन्होंने एक किताब मुरतब की थी जो जिसमें बड़े बड़े जो शायर हैं उनकी बड़ी नज़में थी, बड़ी खूबसूरत वो किताब छापी थी उन्होंने अपने दस्ता से, मुझे भी इनायत फरमाई थी। और ख़ुद अगर कभी उनसे गुफ्तगू होती थी तो वो बड़े फिल्बदी बहुत शेर पढ़ देते थे, और असातिज़ा के शेर उन्हें बड़े सैकड़ों के हिसाब से याद थे। तो ये उनमें एक मसला था। एक बात मैं आपके तवज्जो से करना चाहता हूँ, और वो हमने हर दफ़ा हम महसूस करते हैं कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है कि हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, उनकी वो कदर नहीं होती। बेसिक बात यह है कि हमने अपने बच्चों को, अपनी कौम को लोगों की कदर करना सिखाया ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमने लोगों की कदर कैसे करनी है। मुझे अभी एक किताब याद आ रही है, अंडर फायर एक किताब थी, कर्नल नॉर्थ हलेवर हैं। अमेरिका में एक प्रॉब्लम हो गया, मैं उस में नहीं जाऊंगा। उसको लोगों का ख्याल था कि वो हीरो है, लेकिन उसको एक केस फेस करना पड़ा। तो उसने कहा कि जब मैं वो केस फेस कर रहा था तो कोई लोगों को पता था कि मैं कौम का हीरो हूँ, उस पर इल्ज़ामात लगे हुए। उसने कहा कोई मुझे फूल भेज रहा था। उसने कहा बाद औक़ात मैं जब बाहर निकलता मेरा दरवाज़ा नहीं खुलता था, को मुझे $5 भेज रहा था, को $5000 भेज रहा था। बात यह है कि हमने तो अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया। आपने इतनी अच्छी बात की है डॉक्टर साहब, मुझे याद आ रहा है कि मैंने आज एक पोस्ट पढ़ी जिसमें एक खातून जिक्र करी थी कि मैंने अपने बच्चे से कहा कि डॉक्टर साहब इंतकाल कर गए। उन्होंने कहा अच्छा ये एटमी साइंसदान कहते हैं। कहती है आपको इसके बारे में और क्या पता है? कहते हैं मुझे क्या पता, हमारी टेक्स्ट बुक में कौन सा इस बारे में कुछ बताया गया है। हिलाली साहब जो आप ये बात करते हैं, एक सेकंड मुझे जरा हिलाली साहब को भी मैं उनका कमेंट इस पर जरूर लूंगी कि वो जहां आप ये बात कर रहे हैं कि उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया जाए, जो कि दिए भी गए हैं, आज उन्हें बड़े सरकारी एजाज़ के साथ सिपुर्द खाक भी किया गया है, लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो हीरोज़ हैं, स्पेशली डॉक्टर साहब जैसे हीरोज़, इनका बाकायदा टेक्स्ट बुक में पूरा उनकी कंट्रीब्यूशन का जिक्र हो, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली नस्लों को इन चीज़ों का पता हो, ताकि वो उस चीज़ को इंस्पिरेशन के तौर पर भी लें और फिर उनको पता हो कि हमने आगे किस तरफ जाना है। व्हाट डू यू से हिलाली साहब? हाँ, मगर हमारे जो हीरोज़ हैं उनको हम एक मेडल दे के फिर भूल जाते हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो हीरोज़ हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी तबके से ले लें, ये जो लोग जा रहे हैं इस वक्त जो लड़ रहे हैं और मर रहे हैं ट्राइबल एरियाज़ में TTP के ख़िलाफ़, मिसाल के तौर पे, उन लोगों का सैक्रिफाइस, मैं तो समझता हूं कि हर गांव और हर शहर में एक ऐसी जगह होने चाहिए कि जब मेरा दिल चाहे मैं जाके फूल उस जगह डालूं कि जो जवान जिसने अपनी जिंदगी को वो शहीद किया कि हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे मुल्क के लिए। कुछ नहीं है, दूसरे मुल्कों में 2-3 दिन हर साल सेपरेटली रखते हैं। आर्मिस्टिस डे होता है, पॉपी डे होता है, World War I, World War II। देखिए, खुदा के लिए 6 सितंबर हम जो करते हैं ये तो एक जनरल जंग के बारे में करते हैं, मगर हर शहर में, हर गांव में मेरे ख्याल में एक जगह होना चाहिए जिधर हम जाके अपने हीरोज को whenever हमारा जब भी दिल चाहे, ये नहीं कि एक दिन पे, जब भी हमारा दिल चाहे हम जाके कुछ फूल दें। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त हो रहा है। मैं इमरान साहब से भी एक कमेंट ले लूं डॉक्टर साहब, फिर अगर वक्त हुआ तो मैं आपकी तरफ भी दोबारा आऊंगी। मैं इसमें डॉक्टर साहब की एक बात इस पे शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। अब इमरान साहब से पूछ ले, फिर मैं आपकी इजाजत। नहीं, आप डॉक्टर साहब जी आप कर लीजिए। डॉक्टर साहब जी,
इमरान साहब ने अपना वक्त आपको दे दिया। जी, उनकी मेहरबानी। इमरान भाई हैं मेरे और हमेशा मेहरबानी करते हैं मेरे पे। तो डॉक्टर साहब जो है एक जुमला बहुत कहते थे, जो भी उनके करीबी लोग हैं वो ये जानते हैं कि वो ये जुमला कहते थे। वो कहते थे कि वेस्ट में लोग अपने ज़ीरो को हीरो बनाते हैं, हम अपने हीरो को ज़ीरो बनाते हैं। और इसमें उन्होंने जो दूसरी बात ये करते थे कि जो वेस्ट है उन्होंने ये तरक्की पजीर या मुल्कों के लिए उनकी कौमें ना बनने दी जाए। वो एक ही बात पे कंसंट्रेट करते हैं, वो ये करते हैं कि कोई शख्स जो है उसकी इज्जत ना रह जाए, कोई शख्स उस कौम में रोल मॉडल ना बन जाए। इस पे इतनी ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस पे इतना ज़्यादा वो साजिशें करते हैं कंट्रोवर्शियल करने के लिए। डॉक्टर साहब बाद औकात इस पे बड़ी लंबी गुफ्तगू करते थे और बिल्कुल मुझे याद है वो कहते थे कि कौम इसलिए नहीं, हमारे जब कौम अगर किसी कौम ने कौम बनना है तो उसके लिए फिर आपको हीरो बनाने पड़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जब भी कोई आदमी को खतरा होता है, उन्हें मौजूद होता है कि ये शख्स हीरो बन रहा है, उसको वो ज़ीरो बनाने के लिए साथ से शुरू कर देते हैं। हमारे ही लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देने शुरू कर देते हैं, हम अपने अलाकार बन जाते हैं, अलाकार बन जाते हैं। तो हमें डॉक्टर साहब इमरान साहब का लास्ट कमेंट, ये खलिश उनके दिल में मौजूद थी और उसी वजह से अभी कुछ दिन पहले इसी अक्टूबर के महीने में उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को एक ख़त भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि शुक्रिया आपने मेरी इयादत के लिए, खैरियत के लिए ये ख़त लिखा, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म और बाकी तीनों सूबों के वज़राए आला शायद मेरी मौत के इंतज़ार में। तो यानी ये एक उनके दिल में एक खलिश भी थी। तो ये मामला इस तरह से था, यहाँ वाकई ये होता है और वेस्ट ने एक पूरी प्लानिंग के साथ, वैसे तो मैं इस बात को मानने को भी तैयार नहीं हूँ, हमारे यहाँ जो खराबी होती है हम दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं, हम खुद इस बात के ज़िम्मेदार ज़्यादा हैं, दूसरे कम हैं, कि हम खुद अपने हीरो नहीं बनने देते और अपने हीरोज़ की इज्जत नहीं करते। और जो घर में समझाया जाता था कि बड़ों की इज्जत करनी है आपने, वो अब शायद वो वाला चैप्टर हमारे यहाँ क्लोज होता जा रहा है। तो हमें अगर तरक्की करनी है तो उसके लिए हमें ये भी सीखना, हमेशा अपने हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करती हैं, उनको याद रखती हैं, उनकी इज्जत करती हैं और उनको दिल से लगा के रखती हैं, और यही जिंदा कौमों का तकाजा है। बेशक डॉक्टर साहब उन लोगों में से हैं कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम, और वाकई वो एक नायाब शख्स थे। डॉक्टर असलम डोगर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया और डॉक्टर साहब की यादें हमारे साथ ताज़ा की। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, कोशिश ये की स्पेसिफिकली कि आज डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करें और उसके साथ साथ कोशिश कर सकें कि जो उनका काम है उसको सही तौर पर आपके सामने रख सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।